नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक पे आते हैं बच्चे, और वो वेव ऑन स्ट्रिंग पे बेस्ड है। और शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी दे रखा है 6 ग्राम पर मीटर है, लीनियर डेंसिटी है, यानी म्यू की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और इक्वेशन दे रखा है, तो ये टी का कोफिशिएंट है, ये ओमेगा का काम करेगा, एक्स का कोफिशिएंट के होगा। तो सबसे पहले इसका यूज करके वेव की स्पीड निकाल लेना ओमेगा बाई के। मैग्नीट्यूड से मतलब है, वैसे भी x का कोफिशिएंट नेगेटिव, t का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन अपोजिट है, तो वेव पॉजिटिव x में ट्रेवल कर रही होगी। x दे रखा है मीटर में है, ठीक ना। तो ओमेगा बाई के, ओमेगा की वैल्यू है बच्चे 450 अपॉन के की वैल्यू है 9, तो आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी आ गई। और वेव की जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है रूट टी बाई म्यू। तो रूट टी बाई म्यू की वैल्यू है 50, यहाँ से टी कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर कर देना, तो टी बाई म्यू इक्वल टू 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500। म्यू को राइट में ले जाना तो टेंशन आ जाएगा, 2500 इंटू म्यू। म्यू होगा मास पर यूनिट लेंथ, तो ये दे रखा है 5 ग्राम पर मीटर, तो हो जाएगा बच्चे 5 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना तो 10⁻³ पर मीटर, ठीक है ना। पर मीटर हो गया, तो नीचे लिखने की ये लाइन खींचने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ गया 12.5, ये आ जाएगा बच्चे 12.5 न्यूटन। ये ऑप्शन दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर यहाँ लिखा भी है, ये ऑप्शन है। अब आते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हो ना, इसमें दे रखा है कि एक यूनिफॉर्म रोप है, ठीक है, सम मास हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। तो समझने के लिए क्या किया हमने, एक डायग्राम बना दिया इस तरीके से। एक यूनिफॉर्म रोप ले लिया, एक रिजिड सपोर्ट ले लिया, यहाँ से हैंग करा दिया, मास मान लो m है, लेंथ ले लिया l। इन्होंने क्या बोला, अ ट्रांसवर्स वेव पल्स इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड। इस लोअर मोस्ट पॉइंट पे एक पल्स प्रोड्यूस कर दिया, ट्रांसवर्स पल्स है, ये पल्स ऊपर मूव करेगी। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ द वेव पल्स वेरीज विथ हाइट h। ये पल्स ऊपर जा रही होगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेगी। जब ये पल्स यहाँ पे पहुँची तो यहाँ से इसकी हाइट हो गई h। हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इस पल्स की वेलोसिटी क्या होगी, और वेलोसिटी और h के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, v हो जाएगा अंडर रूट टी बाई म्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना होगा। यूनिफॉर्म रोप है, जिस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना है, यहीं से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और नीचे वाले पोर्शन की एफडी बना लिया। इस पोजीशन का अगर टेंशन टी है तो ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स टी। अब इतने पोर्शन का मास कैलकुलेट करना होगा, तो मास कैलकुलेट करने के लिए टोटल लेंथ एल है और एल लेंथ का मास दे रखा एम है, तो यूनिट लेंथ का मास होगा एम बाई एल। हमें एच लेंथ का मास चाहिए, तो एच लेंथ का मास होगा बच्चे एम बाई एल इंटू एच, ये मास होगा एच लेंथ का, ठीक। तो यहाँ पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस हिस्से का मास है एम बाई एल इंटू एच इंटू जी, ये आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये पोर्शन भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये टेंशन इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चे एम बाई एल इंटू एच इंटू जी। टेंशन मालूम है, म्यू होगा मास अपॉन लेंथ एम बाई एल, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से भी स्पीड आ जाएगी v इक्वल टू अंडर रूट टी की वैल्यू है एम बाई एल इंटू जी इंटू एच अपॉन म्यू होगा मास पर यूनिट लेंथ, और मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू होगी एम बाई एल। एम बाई एल से एम बाई एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी v इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू एच। चाहो तो समझने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आएगा v स्क्वायर इक्वल टू जी एच, यानी जो v स्क्वायर है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू h। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग y एक्सिस पे हमें स्पीड लेना है, x एक्सिस पे हमें h लेना है, यहाँ पे होगा स्पीड v। वाई स्क्वायर एक्स के प्रोपोर्शनल है, पैराबोलिक कर्व होता है, और ये कर्व आएगा ऐसा। इस ऑप्शन में दे रखा है सी में, तो यही हमारा आंसर होगा। इसका आंसर होगा बच्चों सी, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, यहाँ पे आंसर दे भी रखा है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है स्टैंडिंग वेव का, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड ए है, दो अलग अलग सिचुएशन दे रखा है। ये डायग्राम टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 12 का दे रखा है, टी इक्वल टू
t/12। दो केस दे रखा है, एक केस में इस लूप के जितने भी पार्टिकल हैं सब मीन पोजीशन से अवे जा रहे होंगे, और सेकंड केस में दे रखा है कि सभी पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहे होंगे, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो हमें स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन लिखना है। तो स्टैंडिंग वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है y = a साइन, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड a है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड a लेंगे, ये हो जाएगा साइन kx प्लस φ1 इंटू हो जाएगा साइन ओमेगा t प्लस φ2 प्लस φ2। के और ओमेगा तो मालूम है क्योंकि आंसर के और ओमेगा के टर्म्स में ही दे रखा है। अपना मेन पर्पज है φ1 और φ2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो अगर φ1 और φ2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या करना, यहाँ पे x 0 है और x = 0 पे नोड है, मतलब इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड परमानेंटली 0 होगा, तो वो साइड φ1 डिसाइड करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अगर x इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ पे अगर x को 0 पुट करते हैं तो एम्पलीट्यूड होगा a साइन, इसी को लिख लेते हैं ना, एम्पलीट्यूड a डैश होता है a साइन kx प्लस φ1, यह एम्पलीट्यूड हो गया। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 पुट किया तो इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड a डैश 0 होना चाहिए, तो a डैश को पुट किया 0 = a साइन, यहाँ पे कि x 0 हो जाएगा तो ये 0 होगा, तो यहाँ पे बचेगा φ1। साइन φ1 की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब यहाँ से φ1 कितना आ जाएगा, या तो 0 या तो पाई। लेकिन हम करते क्या है φ1 को लेंगे 0, क्योंकि पाई अगर आप लोगे भी तो यहाँ पे साइन kx प्लस पाई होगा, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो साइन kx आएगा, अगर पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा। तो हम इस केस में स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन अगर लिखना हो तो φ1 की वैल्यू लेते हैं 0, पाई नहीं लेते। ये जो माइनस साइन आएगा वो इस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन, जब ये वाला एक टर्म लिखेंगे तो वहाँ से माइनस अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे φ1 की वैल्यू हमारे लिए 0 हो जाएगी। अब आते हैं φ2 कैलकुलेट करना है, तो φ2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को देख लो, जैसे ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अभी एम्पलीट्यूड k/2 पे हाफ पे है, और फर्स्ट केस में दे रखा है कि अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है ऐसे। ये वाला पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसके ऑसिलेशन का डायग्राम बना लेते हैं। अगर इसके ऑसिलेशन का डायग्राम बनाओगे तो इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड a है, और t = कैपिटल T/12 पे ये a/2 पे है, x पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है, यानी SHM के अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यानी अगर ये फेजर डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना के ऐसे अगर सोचते हो, सर्कल वाला भी डायग्राम आप बना सकते हो, इससे भी सोच सकते हो, SHM होता ही होता है। तो यहाँ पे x = 0, यहाँ पे होगा बच्चे x = a, यहाँ पे पार्टिकल बीच में है। दो अलग अलग सिचुएशन है, फर्स्ट केस में यहाँ पे है x की वैल्यू है a/2 और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और अगर x = a/2 पे है तो यहाँ पे फेज कितना होगा, पाई, लेकिन पाई/6, a/2 का मतलब पाई/6, लेकिन ये फेज t = 0 का नहीं है, किसी टाइम t का है, और उस टाइम की वैल्यू दे रखा है कैपिटल T/12। तो किसी भी टाइम t पे अगर आप फेज लिखते हो तो फेज होता है ω/t + φ। हमें फाई चाहिए, ठीक है, और फाई स्पेशली यहाँ पे φ2 होगा। अगर इस इक्वेशन में t की वैल्यू T/12 पुट करें तो फेज की वैल्यू क्या होगी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग a/2 का मतलब पाई/6। तो अगर फेज पाई/6 है, पाई/6, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे T/12। तो पाई/6 = ω, t की जगह आएगा T/12 प्लस होगा φ2। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देना, तो पाई/6 = ω है 2π/t इंटू यहाँ पे T/12 प्लस φ2। यहाँ से चेक करके देखना है पाई/6 आएगा तो φ2 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो फर्स्ट केस में φ1 की वैल्यू भी 0 आ गई और φ2 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव होगा बच्चे y = a साइन kx प्लस φ1 0 इंटू साइन ω/t प्लस φ2 0। ये फर्स्ट केस में स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होगा। अगर आप सेकंड केस की बात करो तो सेकंड केस में क्या दे रखा है, ये वाला जो पार्टिकल है वो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ना जा करके टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा होगा,
यानी सेकंड केस में ये पार्टिकल यहाँ पे होगा और टूवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा होगा ऐसे। तो सेकंड केस में ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फेज होगा पाई माइनस पाई बाई 6। तो सेकंड केस में जो फेज है इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चे ओमेगा टी प्लस फाई टू, और यहाँ पे टी को टी बाई 12 पुट करोगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे फेज हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा होगा 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 12 प्लस यहाँ पे होगा फाई टू। यहाँ पे सॉल्व करना तो पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू ये पाई बाई, ये भी पाई बाई 6 होगा प्लस फाई टू। यहाँ से फाई टू की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव होगा, फाई वन तो 0 है, फाई टू की वैल्यू 2 पाई बाई 3 है, तो इक्वेशन होगा बच्चे ए साइन के एक्स प्लस फाई वन 0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू, और फाई टू की वैल्यू है 2 पाई बाई 3। फर्स्ट केस में ये, सेकेंड केस में ये आंसर दे रखा है। किसमें आंसर यहाँ लिखा होगा ए है, यहाँ ए में यही मैच भी कर रहा होगा, यही आंसर है, ठीक है ना, ये वाला आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 4। यहाँ भी फिर से वही एक इक्वेशन दे रखा है, ग्राफ पूछा है उसका। इस प्रॉब्लम को पढ़ोगे तो एक मेटल का वायर है, दो यहाँ पे उसके दोनों एंड को दो जगह क्लैंप कर दिया रिजिड वॉल से, यानी इसकी लेंथ छोटी नहीं हो सकती, बड़ी भी नहीं हो सकती, ठीक है। लेंथ कुछ एल दे रखा होगा, यूनिफॉर्म वायर है, म्यू मालूम होगा। दोनों एंड क्लैम्प कर दिया, ये टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है। अगर टेम्परेचर आप कम करोगे तो ये अपनी लेंथ को कम करना चाहेगा, लेकिन दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो उसकी वजह से इसमें टेंशन डेवलप होगा, लेंथ छोटी नहीं हो सकती। और अगर आपको पता हो तो टेंशन होता है यंग्स मॉडुलस वाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, तो जो डेल्टा टी है यहाँ डेल्टा थीटा बोल सकते हो क्योंकि ये टी ले लिया है, तो चेंज इन टेम्परेचर है, इसको टी डैश बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पे जो टेंशन आएगी टी डैश, ये हो जाएगा बच्चे वाई ए अल्फा। इनिशियल टेम्परेचर 20 था, फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज होकर टी हो गया, तो इतना टेंशन डेवलप होगा। फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पूछा है, दोनों एंड अगर फिक्स्ड हैं तो सिचुएशन में होती है बच्चे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है एफ इक्वल टू वी बाई 2l, लेंथ l है, v की वैल्यू होती है अंडर रूट टी बाई म्यू, तो आएगा 1 बाई 2l अंडर रूट टी, टेंशन टी डैश बाई म्यू। टेंशन की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी 1 बाई 2l अंडर रूट, टेंशन होगा बच्चे वाई ए अल्फा, वाई ए अल्फा टी डैश होगा 20 माइनस टी, ये हो जाएगा 20 माइनस टी अपॉन म्यू, ये आएगा। तो बाकी सब ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 20 माइनस टी, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा बच्चे प्रोपोर्शनल टू 20 माइनस टी। अब इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है मैथ से, ये ग्राफ तुमको आता होगा, ड्रॉ भी कर लोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो छोड़ो, अगर हमसे कोई बोले कि अगर एफ स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी है, इसका ग्राफ बताओ, तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो इसका ग्राफ होगा बच्चे ऐसा, यहाँ पे एफ ले लिया और यहाँ पे टी ले लिया, ये होगा एफ स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी का ग्राफ। यहीं पे कोई बोले कि एफ स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस टी का ग्राफ बताओ, माइनस कर दिया, ये जो इधर था इसको उल्टा कर देंगे, तो इसका ग्राफ होगा बच्चे कुछ ऐसा, यहाँ पे ले लिया टी, यहाँ पे ले लिया एफ, ये ग्राफ आगे ना जा करके माइनस साइन लगाएंगे तो पीछे आएगा। और यहीं पे कोई बोले कि एफ स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टी में 20 ऐड कर दो, तो जितने अमाउंट से हम जो भी टर्म ऐड करेंगे उतने अमाउंट से ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ये ग्राफ आएगा बच्चे ऐसे, यहाँ पे होगा टी, यहाँ पे होगा एफ, इस ग्राफ को आगे शिफ्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। कितना आगे शिफ्ट होगा 20, ये डिस्टेंस 20 है, मतलब यहाँ पे एफ टी की वैल्यू 20। ऐसा कोई ग्राफ दिख रहा है क्या? ये वाला ऑप्शन यही तो है, तो आंसर होगा बच्चे ए, ठीक ना। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, यहाँ पे आंसर ए दे भी रखा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है दो वेव का इक्वेशन है,
फर्स्ट का इक्वेशन ये, दूसरे के इक्वेशन को थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहो तो ये हो जाएगा 3 साइन, यहाँ पे 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 2 पाई x माइनस वी टी, आगे हो जाएगा प्लस, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे 3 पाई। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 3 पाई का। 3 पाई को लिख सकते हो पाई प्लस 2 पाई, तो 2 पाई जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो जो भी फेज डिफरेंस आएगा पाई का होगा। पूछा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ, तो फेजर डायग्राम बना लेंगे। किसी एक को रेफरेंस ले लिया, ये 5 हो गया, अगर ये हमारा रेफरेंस है तो इधर आएगा 5, ये इसका एम्पलीट्यूड 3 है, फेज डिफरेंस पाई का है, तो 180 डिग्री जाएंगे घूमेंगे तो इधर आना पड़ेगा, कितना एम्पलीट्यूड 3, तो 5 माइनस 3 क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। 2 दे रखा है क्या, ये ऑप्शन है, तो यही होगा आंसर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 2 इक्वेशन फिर से दे रखा है। 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, ऐसे वेव की बात हो रही है, तो वेव में भी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो SHM ही परफॉर्म करते हैं। तो ये मान के सॉल्व कर सकते हो कि वेव ट्रेवलिंग वेव है, उस पर पार्टिकल्स हैं, 2 अलग अलग वेव के लिए 2 अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनके SHM का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो पूछा है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो बताओ। तो पहले क्या करना, y1 लिखते हैं, y2 तो हमको पता है, y2 कंफर्म है, y1 को थोड़ा सा चेंज करो। y1 की वैल्यू होगी बच्चे 3, यहाँ पे दे रखा है √3, cos ओमेगा टी है, तो cos ओमेगा टी को sin π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, यह आएगा sin ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस हो जाएगा sin, ये ओमेगा की जगह 3 पाई है, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे 3 पाई, यहाँ पे आएगा 3 पाई टी प्लस π/2 इंटू आएगा यहाँ पे है साइन 3 पाई टी, ये साइन 3 पाई टी है, इसको रेफरेंस ले लिया, इसको ले लिया रेफरेंस। अगर आप इसको रेफरेंस लेते हो तो इसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो इधर आएगा 1, दूसरे का फेज प्लस π/2 है, एंटी क्लॉकवाइज इधर जाना पड़ेगा π/2 से इसका एम्पलीट्यूड √3। दोनों का अगर आप रिजल्टेंट लेते हो तो रिजल्टेंट आएगा बीच में 2 आएगा। तो अगर रिजल्टेंट इक्वेशन लिखना है तो y1 इक्वल टू होगा, 3 को तो हमने पहले ही छोड़ दिया था किनारे, यहाँ पे रेफरेंस का एम्पलीट्यूड 1 है, उसकी जगह रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आएगा 2, इस वाले टर्म को छोड़ देना, तो साइन 3 पाई टी। अब रेफरेंस से कुछ एंगल ऊपर गए, ये एंगल कितना होगा, थीटा, कैलकुलेट कर सकते हो, ये √3 है, ये 1 है, तो tan थीटा √3 होगा, तो π/3 60 डिग्री, क्या आएगा 3 ओमेगा टी प्लस π/3 प्लस आएगा π/3, तो 3 और 2 मिलके 6 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 6 साइन, ये हो जाएगा 3 पाई टी प्लस π/3। पूछा है फर्स्ट और सेकंड केस में कि एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ, तो पहले का एम्पलीट्यूड कितना है 6, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड भी 6, तो अगर कोई बोले कि एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ a1/a2, तो आंसर क्या होगा 6/6 यानी 1 आएगा, 1:1। मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी का रेशियो बताओ, तो जो v मैक्स होता है वो होता है a × ओमेगा, तो a1 ओमेगा 1 अपॉन v2 मैक्स a2 ओमेगा 2, यही रेशियो कैलकुलेट करना है। a1 कितना है 6 और ओमेगा 1 कितना है, टी का कोफिशिएंट 3 पाई, 3 तो आएगा 3 पाई अपॉन a2 भी फिर से 6 है, लेकिन जो ओमेगा 2 है इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 पाई है, 6 × 6 पाई, तो आ जाएगा 1/2, आंसर होगा 1:2। 1:2 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, सी में भी दे रखा है, और एम्पलीट्यूड का रेशियो बी ऑप्शन है, तो आंसर होना चाहिए बी और सी, बी एंड सी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 7। यहाँ पे दे रखा है कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है या रोप है, ये एक्सेलरेटेड है, इस एंड पे एक पल्स जनरेट किया, तो अलग अलग पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि पल्स को ए से चल के बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो अगर ये रोप एक्सेलरेटेड है तो इसमें टेंशन निकाल के देखो, इसमें पल्स का एक्सेलरेशन आएगा, तो यानी यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया,
ये वाला एंड ए है, ये वाला एंड बी है। यहाँ पे हमने पल्स जनरेट कर दिया, ये पल्स आगे जाएगी, मान लो यहाँ से x डिस्टेंस चली गई। x डिस्टेंस पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है हमें नहीं पता, वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो टेंशन निकालो। यहाँ पे जो स्ट्रिंग का टेंशन होगा, ये टेंशन हमने मान लो कंसीडर कर लिया t है। यहाँ से x डिस्टेंस पे स्ट्रिंग का टेंशन ले लिया t, पहले t निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए स्ट्रिंग या वायर के इतने हिस्से की एफडी बनाना होगा। तो x लेंथ का मास चाहिए। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टोटल लेंथ 1 मीटर है, मास 1 kg है, तो 1 लेंथ का मास है 1 kg। ठीक है, तो x लेंथ का मास कितना होगा 1 इंटू एक्स यानी x kg। तो इस हिस्से का मास पता है x kg होगा। अगर इसकी एफडी बनाते हो इस पोर्शन की, इतने हिस्से की, इसकी लेंथ x है, यहाँ पे टेंशन फोर्स ले लिया t, पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड है, तो पहले तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो। तो उसके लिए ब्लॉक और रोप सबको मिला के सिंगल सिस्टम ले लिया। इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा 6 न्यूटन। पूरे सिस्टम का मास यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 मिल के 3 kg, तो 3 इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेंशन निकालना है। तो इतने हिस्से की एफडी बनाया, इसका भी एक्सेलरेशन सेम आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पोर्शन के लिए न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे, तो टेंशन टी की वैल्यू आएगी m इंटू ए। एक्स लेंथ का मास कितना है x है, इंटू एक्सेलरेशन है 2, तो टेंशन आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ x लिखेंगे तो 2x। अब अगर यहाँ पे पल्स की स्पीड लिखना चाहो, तो पल्स की जो स्पीड होगी v हो जाएगा √t/μ। तो v की वैल्यू हो जाएगी बच्चे अंडर रूट, टेंशन कितना है 2x अपान में 1 है, मास पर यूनिट लेंथ, मास भी 1 लेंथ भी 1 है, तो 1 आएगा। इसका ज़रा स्क्वायर करना, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2x। इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2v इंटू dv/dx। इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 है, कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 से 2 गया, तो यानी यहाँ से v इंटू dv/dx की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी पल्स का एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी पल्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी। ठीक है, और ये भी पता है कि इस एंड पे टेंशन 0 होगा, क्योंकि t की वैल्यू 2x है, यहाँ पे x 0 होगा, तो यहाँ पे टेंशन 0, यानी यहाँ पे पल्स की स्पीड 0। तो पल्स यहाँ से चलेगी, आगे तक जाएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा पल्स का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा यहाँ से चल के यहाँ तक जाने का टाइम बताओ। तो यहाँ से क्या करना बच्चे, ये स्ट्रिंग, ये पल्स। अब ये जो पल्स का एक्सेलरेशन बोल लो, पल्स की वेलोसिटी बोल लो, जो कुछ भी आता है, v इक्वल टू √t/μ, ये मीडियम के रिस्पेक्ट में फार्मूला यूज किया जाता है। तो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी भी है, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन भी है। तो स्ट्रिंग को रेस्ट में मानते हुए हम निकालेंगे कि इस पल्स को यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये एंड ए है, ये एंड बी है। यहाँ पे पल्स की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल लेंथ दे रखा है बच्चे 1 मीटर है। तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट आ गया 1, इनिशियल वेलोसिटी u 0 प्लस होगा हाफ, a की वैल्यू है 1 इंटू ए, पल्स वाला a है, ब्लॉक वाला नहीं है, पल्स वाला है। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा √2 सेकेंड। तो ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सही है। बी में लिखा है मोशन ऑफ पल्स इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, गलत हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, सी में लिखा है टाइम टेकन बाय पल्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू इक्वल। ये बात तो सही है, तुमको पता ही है, पार्टिकल को ऊपर फेंक दो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जितना टाइम ऊपर जाने का उतना ही टाइम नीचे आने का। वही कहानी यहाँ पे है, पल्स यहाँ से इधर जाना शुरू करेगी, तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का उतना टाइम वापस आने का होगा, काइनेमेटिक से ही हो जाएगा ये। तो सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं डी ऑप्शन पे। इफ़ 2 पल्सेज आर जनरेटेड साइमल्टेनियसली एट ए एंड बी, दे विल मीट एट 0.25 मीटर। हमने क्या किया, 2 पल्स जनरेट कर दिया साइमल्टेनियसली,
यहाँ पे ले लिया बच्चे स्ट्रिंग, यहाँ पे एक पल्स यहाँ पे तो ये इधर जाएगी, यहाँ पे दूसरी पल्स जनरेट कर दिया तो ये इधर आएगी। इस पल्स की इनिशियल वेलोसिटी 0, इस पल्स की इनिशियल वेलोसिटी अगर लिखोगे तो √T/μ, उसके लिए यहाँ का टेंशन चाहिए। अगर यहाँ का टेंशन कैलकुलेट करना हो तो पूरे रोप की एफडी बना लो, यहाँ का टेंशन ले लिया T या T'। पूरे स्ट्रिंग की अगर एफडी बनाएंगे तो पूरे स्ट्रिंग का मास 1 kg है और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है कितना, 1 था या 2 था, चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रोप वाला है, ये 1 तो पल्स वाला था, ये बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पोर्शन के लिए अगर न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा T' मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन 2 तो आएगा 2 न्यूटन। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो v = √T/μ। T कितना है 2, μ कितना है 1 तो √2 होगा। एक्सेलरेशन इधर है, ये तो दोनों पल्स के लिए सेम होगा। अब चाहे ये वाली पल्स इधर जाए या ये वाली पल्स इधर आए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में। और अगर दोनों का एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में सेम है तो दोनों पल्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे पल्स का एक्सेलरेशन देखेंगे, रिलेटिव से भी सॉल्व कर सकते हो, तुरंत आ जाएगा 0। इस पल्स के रिस्पेक्ट में जाके इसका मोशन देख लेते हैं। ये पल्स रेस्ट में है, इसको रेस्ट में लाया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वैसे ही 0 था, तो कितना होगा √2। यानी इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पल्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई आएगी। पूछा है कितने टाइम कहाँ मिलेंगे, तो जब मिलेंगे तो इस पल्स को यहाँ से चल के यहाँ तक आना पड़ेगा, तो टोटल लेंथ कितना ट्रेवल करना होगा 1 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है √2 इंटू टाइम लगा t, तो टाइम t की वैल्यू आएगी 1/√2 सेकेंड। यानी √2 सेकेंड बाद दोनों पल्स मीट करेंगे। तो सवाल ये है कि कहाँ पे, जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उस पॉइंट की ए से डिस्टेंस बताओ, तो कहीं पॉइंट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ये कुछ यहाँ गई, ये कुछ यहाँ पे आई, तो ए से ये डिस्टेंस अगर हम लेते हैं कुछ x', तो हमें ये बस ये देखना होगा ये पल्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे गई, s = ut + ½ at²। तो x' की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस होगा हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1, ये पल्स वाला है, इनटू टाइम है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो 1/4 आएगा, तो ये आएगा बच्चे 0.25 मीटर। यानी एंड ए से 0.25 मीटर की डिस्टेंस पे दोनों पल्स मीट करेंगे। मेरे हिसाब से किसी ऑप्शन में लिखा होगा लास्ट वाले में, तो डी भी सही है। तो आंसर ए, सी एंड डी लिखा होगा, ACD। ठीक है, अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये तो पूरा इन्फॉर्मेशन है, और इन अ ट्रेवलिंग 1 डायमेंशनल मैकेनिकल साइनसॉइडल वेव, पूरा इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए। ये ऑप्शन में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट बिकम मैक्सिमम साइमल्टेनियसली। ये तो तुमने पढ़ा होगा कि अगर साइनसॉइडल ट्रेवलिंग वेव है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी गिवन एलिमेंट की सेम होती है, तो एक मैक्सिमम तो दूसरी भी मैक्सिमम, एक मिनिमम तो दूसरी भी मिनिमम, तो साइमल्टेनियसली मैक्सिमम होंगी, तो ये सही होगा। ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेट विद सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, ये भी सही है। ऑल पार्टिकल्स में कम टू रेस्ट साइमल्टेनियसली, नहीं सभी एक साथ नहीं आते, एक मेन पोजीशन पे होता है तो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, इस तरीके का होता है ना, ऐसी होती है। ठीक, एक पार्टिकल यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, एक साथ स्ट्रिंग सीधी नहीं होती। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। वी कैन फाइंड 2 पार्टिकल्स इन ए लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ ए वेवलेंथ विच हैव सेम 0 एक्सेलरेशन। तो अगर ये साइनसॉइडल वेव लेते हो, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये λ/2 होती है, ये लेंथ λ/2, दोनों के बीच में एक पार्टिकल यहाँ पे ले लो, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे ले लो, दोनों पार्टिकल वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे और दोनों की मीन पोजीशन से दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो और मीन पोजीशन यही वाली लाइन होती है, तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम आएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, तो डी ऑप्शन भी सही होगा। तो आंसर होगा बच्चे ABD, आंसर दे रखा है ABD। ये इन्फॉर्मेशन है यार, तुमको पता होगी।
अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है साइन के एक्स है, एक्स इक्वल टू 0 पे नोड बनेगा, और वैसे भी दे रखा है कि फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है, एक्स इक्वल टू 0 और लास्ट वाला एंड भी नोड ही होगा, दोनों एंड फिक्स होंगे। ये ऑप्शन में लिखा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 1/6। हमको पता है कि स्टैंडिंग वेव में डिफरेंट पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं अगर साइनसॉइडल वेव है इसके अकॉर्डिंग तो, और सबके एसएचएम का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, अलग अलग पार्टिकल्स के एसएचएम का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब एम्पलीट्यूड पूछा है उस पार्टिकल का जो x इक्वल टू 1/6 पे है। तो ये फर्स्ट वाला टर्म है, ये एम्पलीट्यूड बताता है स्टैंडिंग वेव का। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी बच्चे a इक्वल टू 2 साइन पाई एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू 1/6 पुट कर देना, तो पाई/6 होगा, ये कितना आएगा 1। y mm में है तो एम्पलीट्यूड आएगा मिलीमीटर में, तो ये सही हो गया। बी में लिखा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो y जो है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है बच्चे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल vp लिख लिया, ये होगा del y/del t। x को कांस्टेंट रखते हुए इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 कांस्टेंट, साइन पाई एक्स भी हमारे लिए कांस्टेंट होगा, बचा साइन 100 पाई टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस होगा, और टी का कोफिशिएंट 100 पाई बाहर आएगा, तो इनटू आएगा बच्चे 100 पाई इनटू कॉस 100 पाई टी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, 2 और 100 मिलके 200 पाई साइन पाई एक्स की वैल्यू पुट कर देना 1/6, तो पाई/6 इंटू कॉस 100 पाई इंटू टाइम टी की वैल्यू दे रखा है कितना 1/600, तो बाई 600, ये हो जाएगा 200 पाई की वैल्यू पुट कर देना 3.14 साइन पाई/6 1/2 कॉस पाई/6 √3/2। इसको सॉल्व करके देखना, बी आंसर भी आ जाएगा। ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 157√3। अब आते हैं सी पे, इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर नंबर ऑफ लूप्स। तो सबसे पहले तो लैम्डा निकाल लेना, तो x का कोफिशिएंट पाई है, तो k की वैल्यू होगी बच्चे पाई। हमको पता है कि जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू होती है 2π/k, तो लैम्डा हो गया 2π/k, k की वैल्यू पाई है तो लैम्डा आ गया 2। x दे रखा है किसमें, सेंटीमीटर में है, तो लैम्डा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो λ/2 की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो कंप्लीट लूप बनते हैं, एक लूप की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी, यानी 1 सेंटीमीटर में एक लूप बनेगा, तो अपने पास टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में बनेंगे 10 लूप। तो इसमें कितने दे रखा है नंबर ऑफ लूप 5, तो ये गलत हो गया, डी नन ऑफ दीजिए भी गलत है, तो आंसर होगा ए एंड बी। नंबर ऑफ लूप्स 10 होंगे बेटा, ठीक ना, 5 लिखा है तो इनकरेक्ट है, तो आंसर ए एंड बी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि स्टैंडिंग वेव्स आर सेटअप इन ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 240 सेंटीमीटर क्लैम्प्ड हॉरिजॉन्टली एट बोथ एंड्स, दोनों एंड क्लैम्प्ड हैं। सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स वेयर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज 3√2 इज 20 सेंटीमीटर। हमको पता है कि स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव में सभी पार्टिकल ऑसिलेशन करते हैं, कुछ का एम्पलीट्यूड 0 होता है, कुछ का नॉन 0 होता है, नोड फिक्स्ड होते हैं। तो जो एम्पलीट्यूड होता है स्टैंडिंग वेव का वो हम लिखते हैं 2a sin kx। ये एम्पलीट्यूड इस प्रॉब्लम के हिसाब से कितना होना चाहिए 3√2। ये होता है जो कंपोनेंट वेव्स हैं जिनसे मिलकर स्टैंडिंग वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड, ये इस प्रॉब्लम में दे रखा है 3 सेंटीमीटर है, ए की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा बच्चे 2 × 3 इंटू आएगा साइन kx, ठीक है, साइन kx, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3√2। यहाँ से सॉल्व करना, तो साइन kx कितना आ गया 1/√2, तो kx की वैल्यू कितनी हो सकती है, दो का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू π/4, नेक्स्ट वैल्यू π-π/4 यानी 3π/4। दो कंजिक्यूटिव वैल्यूज हैं, k की जगह पुट कर देना 2π/λ,
के की जगह आएगा बच्चे 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू 2 कंजिक्यूटिव वैल्यू जाएंगी पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4। पाई से डिवाइड कर देना, एक्स की 2 कंजिक्यूटिव वैल्यू कितनी आएंगी 2 पाई बाई लेमडा से डिवाइड करेंगे तो पहली वैल्यू आएगी लेमडा बाई 8, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3 लेमडा बाई 8। 2 पाई बाई लेमडा से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो x1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा। तो दो अलग अलग पॉइंट हैं अलग अलग लोकेशन पे जिनका एम्पलीट्यूड सेम है। पहला पॉइंट x1 इक्वल टू लेमडा बाई 8 पे, दूसरा पॉइंट x2 इक्वल टू 3 लेमडा बाई 8 पे। दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन होगा डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1, तो ये आएगा बच्चे 3 लेमडा बाई 8 माइनस लेमडा बाई 8, ये आ गया लेमडा बाई 4। और इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो डेल्टा x हो गया 20 इक्वल टू लेमडा बाई 4, तो यहाँ से लेमडा कितना आ गया 80 सेंटीमीटर, लेमडा हो जाएगा बच्चे 80 सेंटीमीटर। तो लेमडा की वैल्यू 80 सेंटीमीटर आएगी, डी ऑप्शन में लिखा, ये सही हो गया। अब पूछा है कि दी ओवरटोन इन विच द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग, किस ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है। एक लूप की लेंथ देखो, एक लूप की लेंथ होती है कितनी लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 कितना होगा 80 बाई 2 यानी 40, तो यानी 40 सेंटीमीटर में एक लूप बनेगा। तो हमें कितने सेंटीमीटर में देखना है 240 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 1/4, तो 240 सेंटीमीटर में 1/40 इंटू 240 यानी 6 लूप बनेंगे यानी 6th हार्मोनिक होगा। और सिक्स्थ हार्मोनिक का मतलब 5th ओवरटोन होता है। ओवरटोन इन विच स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इज 5th ओवरटोन। 6 लूप का मतलब फंडामेंटल का 6 टाइम फ्रीक्वेंसी आएगी, 6th हार्मोनिक होगा और एक कम ओवरटोन हो जाएगा क्योंकि दोनों एंड फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो 5th हार्मोनिक 5th ओवरटोन आएगा, ठीक ना। मेरे हिसाब से आंसर ए और डी होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आंसर दे रखा है बच्चे ए एंड डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि एक नैरो स्टील रॉड है, लेंथ L है, बीच में क्लैंप कर रखा है रिजिडली और फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव दे रखा है c है। तो अगर हम रॉड की बात अगर करते हैं तो बीच वाला पॉइंट हमने बच्चे कर दिया फिक्स, ऐसे एक थिन रॉड ले लिया, मिड पॉइंट पे क्लैंप कर दिया, यानी ये पॉइंट परमानेंटली फिक्स हो गया। तो ये नोड का काम करेगा, कभी अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा ही नहीं। और जो ये वाला पॉइंट है ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है, तो जो सबसे लेफ्ट वाला किनारे वाला पॉइंट है ये वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करने के लिए फ्री है, तो ये एंटी नोड का काम करेगा, फ्री एंड। ये फिक्स्ड एंड है, नोड का काम करेगा, यहाँ भी होगा एंटी नोड। और सिमेट्री को देखते हुए जैसा वाइब्रेशन इधर वैसा इधर होगा, सिमेट्रिकल होगा, जो फ्रीक्वेंसी इसकी वही फ्रीक्वेंसी इसकी भी होगी। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में लिखा है द फ्री एंड ऑफ द रॉड मस्ट बी एंटी नोड, सही है। बी में लिखा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द रॉड इज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए अगर यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे ऐसे आधा लूप बनेगा। इधर भी चाहो तो दिखा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं, एक साइड से ही काम हो जाएगा। ये लेंथ L/2 होगी, टोटल लेंथ L है तो, और नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होगी, तो λ/4 होगा मेरे बच्चे L/2। यहाँ से लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा 12 के। तो फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू एफ लेमडा से f इक्वल टू v बाई लेमडा यानी c बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू पुट कर देना 12, तो आएगा c/12। बी ऑप्शन में c/L लिखा है तो बी ऑप्शन गलत हो गया, ये सही हो गया। अब आते हैं सी ऑप्शन पे, सेकेंड ओवरटोन। तो एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा फ्री है। सेकेंड ओवरटोन का मतलब फर्स्ट पहले तो फंडामेंटल होता है, और फर्स्ट जो ओवरटोन होगा उसमें एक लूप बढ़ाएंगे, सेकेंड ओवरटोन में 2 लूप बढ़ाएंगे, एक एक लूप बढ़ाते जाते हैं। जैसे एक एक बार ओवर होता जाता है ना, वैसे एक एक लूप हम बढ़ाते जाते हैं। पहले हाफ लूप था इतनी लेंथ में, फर्स्ट ओवरटोन में ये फंडामेंटल होगा, फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप बढ़ा देना, सेकेंड ओवरटोन में 2 लूप बढ़ा देना। तो सेकेंड ओवरटोन की बात करेंगे, इसका अगर हम डायग्राम फिर से बनाना चाहें तो ये हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे बीच में फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, यहाँ पे होगा नोड, यहाँ पे होगा एंटी नोड, यहाँ पे आएगा एंटी नोड। 2 लूप बढ़ा दो, तो एक लूप
एक लूप और बढ़ा दिया, आधा लूप यहाँ पे। तो ये लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई फोर, तो टोटल हो जाएगा लेमडा प्लस लेमडा बाई फोर, 5 लेमडा बाई फोर। ये टोटल लेंथ 5 लेमडा बाई फोर होगी। सिमिलर राइट हैंड साइड में भी होगा, दूसरी तरफ भी वैसा ही होगा, कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा एल बाई टू। यहाँ से लेमडा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12/5, लेमडा आएगा 12/5। फिर से वही काम, सी इक्वल टू एफ लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ इक्वल टू सी बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे 12/5, ये होगा बच्चे 12/5, 5 ऊपर जाएगा तो आंसर होगा 5c/12, 5c/12, ये आएगा 5c/12। सी ऑप्शन सही हो गया। एफ कैन बी एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक एंड फ्री, ये दूसरा फिक्स है। तो फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिर्फ ऑड हार्मोनिक आएंगे, तो एनी इंटीग्रल नहीं होगा, इवन वाला नहीं आएगा, इसलिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा ए एंड सी। अब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ पे एक वेव दे रखा है, वेव की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से ध्यान से देखो तो एक लूप की लेंथ 8 मीटर है, इसका मतलब लेमडा का काम करेगा 8 मीटर। लूप नहीं बोलेंगे, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल की लेंथ 8 मीटर है, तो लेमडा 8 होगा। वेव की स्पीड मालूम है, v इक्वल टू यूज करेंगे f इंटू लेमडा। v 8 है, f नहीं मालूम, लेमडा भी 8 है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 हर्ट्ज। और अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज आ गई तो जरूरत पड़ने पर ओमेगा हो जाएगा बच्चे 2πf। f की वैल्यू 1 पुट करना तो ओमेगा 2π रेडियन पर सेकेंड। इस पैराग्राफ के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। तो ऑसिलेशन हो रहा है, तो जो v मैक्स होता है SHM के हिसाब से सोचेंगे a इंटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड किसी पार्टिकल का कितना है 1 मीटर, y मीटर में 1 मीटर, और ओमेगा कितना है 2π। ये हो जाएगा बच्चे a की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा 2π, तो आंसर होगा 2π मीटर पर सेकंड, भी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। नेक्स्ट में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एट t इक्वल टू 0। x इक्वल टू पार्टिकल एट x इक्वल टू 4 इज मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। x इक्वल टू 4 वाले को देखते हैं। x इक्वल टू 4 वाला बच्चे ये मीन पोजीशन पे है और इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो हो सकता है मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा हो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव की तरफ आ रहा हो, लेकिन मीन पोजीशन से तो अवे ही जाएगा, जिसकी वेलोसिटी अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल एट x इक्वल टू 3 मीटर इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। x इक्वल टू 3 वाला, x इक्वल टू 3 वाला पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो होती है -vw इंटू स्लोप, यानी del y बाई del x। अब वेव वेलोसिटी पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव आ गया, पहले से ही है। वेव वेलोसिटी पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, del y बाई del x यहाँ पे स्लोप आएगा, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ये इधर जा रहा होगा तो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा होगा। तो बी ऑप्शन में लिखा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो बी ऑप्शन गलत हो गया, ये सही है। सी पे आते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 4 मीटर इज 0। x इक्वल टू 4 वाला कौन सा है, ये मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे SHM में एक्सेलरेशन 0 होता है। सी ऑप्शन करेक्ट। सब आसान सवाल है यार। डी ऑप्शन में आओ, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 मीटर इज 0। x इक्वल टू 2 वाला कहाँ है भाई, x इक्वल टू 2 वाला पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहाँ वेलोसिटी 0 होती है, तो सी और डी भी सही होंगे। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर ए भी है, सी भी है, डी भी है, ए सी डी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यार, इनकरेक्ट पूछा है, ये तीनों तो करेक्ट हो गए, तो हमें इनकरेक्ट वाला आंसर देना है, तो हमारे हिसाब से आंसर जो टिक करना है वो बी होगा। करेक्ट ए सी और डी है, लेकिन इनकरेक्ट वाला टिक करना है और इनकरेक्ट बी है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे बी, बी हो जाएगा। ठीक है बी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 वाला पार्टिकल अपने SHM के मीन पोजीशन पे है, तो वहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी, तो उस एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और यहाँ ट्रेवलिंग वेव की बात हो रही है, तो हमको पता है कि एक एलिमेंट की किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अगर x इक्वल टू 4 वाले की मैक्सिमम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो अगर ए सही है तो बी भी सही होगा। ठीक है, सी में काइनेटिक एनर्जी है x इक्वल टू 1 इज मिनिमम। x इक्वल टू 1 कहाँ पे है भाई, x इक्वल टू 1 ये वाला है,
x इक्वल टू 1 की बात किया है ना, या x इक्वल टू 0, एक बार चेक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट एट x इक्वल टू 1 इज मिनिमम, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 नहीं है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, तो मिनिमम नहीं बोलेंगे, मिनिमम तो 0 होगी। तो इस वजह से बच्चे सी गलत हो गया। डी पे ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 मीटर इज 0, एट x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर वाले पार्टिकल की स्पीड 0 है, x इक्वल टू 2 मीटर वाले पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी 0, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी एंड डी आंसर होगा। बी लिखा है, 1 मिनट, ये तो दूसरा क्वेश्चन में देख लिया यार, ठीक है। इस पे आ जाओ, ये तो पिछला वाला क्वेश्चन था बेटा। डी यहाँ पे देखना था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट एक्स इक्वल टू 1 मिनिमम, गलत हो गया। डी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिमेंट एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर इज मिनिमम, एक्स इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी, एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 यानी मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 यानी मिनिमम, एक्स इक्वल टू 2 वाले की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो डी ऑप्शन भी सही होगा, डी ऑप्शन सही। इसका आंसर होगा ए, बी एंड डी। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, एक स्टैंडिंग वेव है, किसी टाइम t1 इक्वल टू 0 पे डायग्राम ये है, उसके नेक्स्ट कंजिक्यूटिव कुछ देर बाद डायग्राम ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन दिखा रखा है, S0 है, तो इस इंस्टेंट पे सारे पार्टिकल जो भी होंगे नीचे की तरफ अब जा रहे होंगे, इनकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। और जब नीचे की तरफ ये पार्टिकल जब मूव करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इनकी स्पीड बढ़ रही होगी, मेन पोजीशन की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि इस सिचुएशन के बाद नीचे ही जाना है, और अगर ये मेन पोजीशन की तरफ जा रहे होंगे तो उनकी स्पीड बढ़ रही होगी, और स्पीड बढ़ने का मतलब हर एक एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। तो चाहे ए, बी और सी में से कोई भी ले लो, हर एक एलिमेंट के लिए पी ऑप्शन सही होगा, काइनेटिक एनर्जी एट दिस एलिमेंट इज इंक्रीज, सही होगी, ठीक है। तो ए, बी और सी तीनों का आंसर पी तो रहेगा, ये कॉमन है। अब आते हैं ए ऑप्शन पे, एनर्जी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट, राइट और लेफ्ट डिसाइड करने के लिए पावर देख लेना, पावर होता है -t इंटू डेल वाई बाई डेल टी इंटू हो जाएगा बच्चे डेल वाई बाई डेल एक्स, ये स्लोप हो जाएगा, ठीक। अब अगर पॉइंट ए की बात करें तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, सभी नीचे की तरफ जा रहे होंगे ऐसे, तो जो डेल वाई बाई डेल टी है नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव पहले से ही है। पॉइंट ए की बात करें तो डेल वाई बाई डेल एक्स यानी स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर पॉइंट ए पे स्लोप पॉजिटिव होगा तो पावर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आने का मतलब एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो पॉइंट ए के थ्रू एनर्जी राइट में जा रही होगी, तो ए का आंसर पी तो होगा ही होगा, उसके साथ में क्यू भी होगा, एनर्जी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट। बी पे आते हैं, बी का आंसर पी तो होगा ही होगा, वो तो सब में होगा, सी का भी आंसर पी होगा। अब आते हैं बी पे, बी पे तुम चाहे कुछ भी कर लो, एंटी नोड है, यहाँ पे स्लोप परमानेंटली 0 होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स हमेशा 0 होगा, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल सब नीचे जाएंगे तो स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर ये स्टैंडिंग वेव है तो भी यहाँ पे स्लोप 0 ही रहेगा बी पे, तो पावर हमेशा 0 होगी, इसका मतलब एंटी नोड का काम करेगा बी, तो इसके थ्रू पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो नो नेट एनर्जी ओवर क्रॉसेज दिस पॉइंट, तो बी का हो जाएगा बच्चे। सी पे आओ, सी ये वाला पॉइंट है, तो वेलोसिटी नेगेटिव, तो डेल वाई बाई डेल टी नेगेटिव, एक नेगेटिव अलग से है, यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो स्लोप भी नेगेटिव होगा, और अगर ये स्लोप नेगेटिव हो गया तो तीनों नेगेटिव मिलकर फिर से नेगेटिव हो जाएगा, पावर नेगेटिव होने का मतलब पर यूनिट टाइम एनर्जी लेफ्ट में जा रही है, तो पावर यानी एनर्जी का ट्रांसमिशन लेफ्ट में हो रहा होगा, तो एनर्जी इज फ्लोइंग लेफ्ट थ्रू दिस पॉइंट एट T1, तो सी का आंसर हो जाएगा पी और आर, ए का पी क्यू, बी का पी एस, सी का पी आर। आई होप समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकली बस ऐसे सोचना था, ए का पी क्यू, बी का पी एस, सी का पी आर, ठीक है। अब आते हैं बच्चे इस क्वेश्चन पे, एक यूनिफॉर्म रोप है, उसकी लेंथ दे रखा है 12 मीटर है, एक यूनिफॉर्म रोप लेंथ 12 मीटर, यहाँ पे एक ब्लॉक हैंग करा दिया, और रोप का जो मास है वो दे रखा है 6 kg है, और जो ब्लॉक है ब्लॉक का मास दे रखा है 2 kg। यहाँ पे एक ट्रांसवर्स पल्स प्रोड्यूस कर दिया है,
इस पल्स को जब यहाँ प्रोड्यूस किया था तो इसकी वेवलेंथ दे रखा है 0.06 मीटर, यहाँ पे लेमडा 1 है, ठीक है, और लेमडा 1 की वैल्यू है 0.06 मीटर। पूछा है, बोला जब ये पल्स यहाँ से चल के यहाँ पे जा रही होगी, यहाँ पे वेवलेंथ लेमडा 2 क्या होगी। पल्स वही है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं, तो v इक्वल टू यूज कर लेंगे बच्चे f इंटू लेमडा। v हो जाएगा √t/μ इक्वल टू f इंटू लेमडा। म्यू यूनिफॉर्म रूप है तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, इसका मतलब होगा बच्चे √t इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इसका स्क्वायर कर देना तो दिस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर, यानी T2/T1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 2/λ1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2, ये 2 kg है, यहाँ पे टेंशन T1 20 होगा, यहाँ पे 6 और ऐड हो जाएगा, 6 और 2 मिलके 8, तो T2 हो जाएगा बच्चे 80 अपॉन T1 हो जाएगा 20 mg लिखेंगे इक्वल टू लेमडा 2 निकालना है, कैलकुलेट करना है अपॉन लेमडा 1, लेमडा 1 दे रखा है 0.06 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लेना, यहाँ से 4/2 आएगा तो लेमडा 2 कितना आ गया 0.12 मीटर, 0.12 मीटर लेमडा होगा। पूछा कितना है 50 अल्फा बताओ। इफ वेवलेंथ इज गिवन बाय अल्फा, वेवलेंथ अल्फा है तो 50 अल्फा की वैल्यू बताओ, तो भाई लेमडा की वैल्यू अल्फा हो गई, तो 50 अल्फा, वेवलेंथ अल्फा होती है तो 0.12 है, तो 50 अल्फा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 इंटू 0.12 तो ये कितना आएगा 6, ठीक है ना, 6 आ जाएगा ना या 60 आएगा, कैलकुलेशन देख लेना यार, ये 1.2 इंटू 5 6 मीटर, 6 मीटर होगा, तो आंसर होगा 6 मीटर, ठीक है 006। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एक कॉपर वायर है, दोनों एंड पे फिक्स है, जस्ट अटैच है दोनों सपोर्ट के बीच में, टेंशन इनिशियल नेग्लिजिबल है, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों एंड अगर हमने फिक्स कर रखा है, एक वायर ले लिया, दोनों एंड को हमने फिक्स कर रखा है, पहले टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अब टेम्परेचर कम करेंगे तो लेंथ कम होना चाहिए, दोनों एंड रिजिड हैं तो लेंथ कम हो नहीं सकती है, तो इसमें डेवलप होगा टेंशन, और टेंशन होती है बच्चे T इक्वल टू वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। पूछा स्पीड बताओ वेव की, तो v होता है बच्चे √T/μ, तो T की वैल्यू होगी वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ पर यूनिट लेंथ, L होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो मास पर यूनिट लेंथ, L से L गया, एरिया से एरिया गया, यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू √वाई अल्फा डेल्टा थीटा बाई रो। अब सारी वैल्यूज गिवन है, यहाँ पुट कर देना, साउंड ये वेव की स्पीड आ जाएगी, y दे रखा है इस प्रॉब्लम में बच्चे 1.3 इंटू 10⁻11, तो y की जगह पुट करेंगे 1.3 इंटू 10⁻11 इंटू अल्फा है 1.7 इंटू 10⁻−5, 10⁻−5, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30 और 10, 30 से घट के 10 हुआ, कितना हुआ 20, अपॉन म्यू, रो डेंसिटी कितना दे रखा है 9 इंटू 10⁻3। इसको कैलकुलेट कर लेना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 70 मीटर पर सेकेंड के आसपास आता है यार, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके का अरेंजमेंट दे रखा है, ये नोड है फिक्स्ड है, ये पॉइंट काम करेगा नोड का, इसके थ्रू ऑसिलेशन कराया जा रहा है, एक बार वाइब्रेशन सेट हो गए तो जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, हाँ इसमें नंबर ऑफ लूप्स चेंज हो सकते हैं, 3 लूप 4 लूप 5 लूप जो भी हो, ठीक है। जिस सिचुएशन में डायग्राम दे रखा है 3 लूप हैं, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, यहाँ पे 256 ग्राम मास है तो उसकी वजह से यहाँ टेंशन आएगी, ठीक, 3 लूप बने हुए हैं, इक्वेशन यूज करेंगे बच्चे v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, पहले 4 नोड है 1 2 3 4 नोड, तो 3 लूप पूछा है कि जब 5 नोड होंगे तो उस केस में 3 की जगह 4 लूप बनेंगे, उस सिचुएशन में टेंशन क्या होगी बताओ।
एक्चुअल में क्या होगा, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा पहले समझो, वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट टी बाई म्यू इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ नोड चेंज करेंगे, नंबर ऑफ लूप चेंज करेंगे तो लेमडा चेंज होगा, लेमडा चेंज होगा तो टेंशन भी चेंज होगा। तो अगर 3 की जगह 4 लूप हो गए, लेमडा चेंज हुआ तो नया टेंशन कितना आएगा उससे हम डिसाइड करेंगे नया वाला मास कितना आएगा। पहले 3 लूप हैं, तो एक लूप की लेंथ लेमडा बाई 2 होती है, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2। यहाँ पे म्यू कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, रूट टी लेमडा के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से आ जाएगा रूट टी टू बाई टी वन इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। पहले लेमडा 1 और लेमडा 2 डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 3 लूप हैं, तो एक लूप की लेंथ लेमडा बाई 2, तो लेमडा 1 बाई 2। 3 लूप हैं, 3 2 3, इसके बराबर होगा लेंथ 1.5। दूसरे केस में वेवलेंथ चेंज हो गई तो लेमडा 2 ले लिया। एक लूप की लेंथ लेमडा 2 बाई 2, ऐसे ही कितने लूप होंगे 4, लेंथ अभी भी सेम है 1.5। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से रिलेशन आ जाएगा बच्चे 3 लेमडा 1 इक्वल टू 4 लेमडा 2। यहाँ से अगर लेमडा 2 बाई लेमडा 1 कैलकुलेट करोगे, लेमडा 2 बाई लेमडा 1 तो ये आएगा 3/4। लेमडा 2 बाई लेमडा 1 होगा 3/4। लेमडा 2 बाई लेमडा 1 यहाँ पुट करके स्क्वायर कर देना तो T2 आ जाएगा, तो T2 बाई T1 ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दिया, लेमडा 2 बाई लेमडा 1 कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर दिया, तो T2 इक्वल टू 9/16 T1। ये न्यूटन में तो ये न्यूटन में, ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में, तो यहाँ पे T1 को ग्राम पुट कर दो, अपने आप आंसर ग्राम में आ जाएगा। 9/16 इंटू 256 इतना ग्राम, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, आंसर लिखा होगा 144 आएगा, ठीक है ना, इतना ग्राम आएगा। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, 19 नंबर का है। एक स्टील वायर है, लेंथ 25 सेंटीमीटर है, दोनों एंड पे फिक्स यंग्स मॉडुलस दे रखा है वाई। लेंथ दे रखा है मेरे बच्चे 25 सेंटीमीटर, यंग्स मॉडुलस वाई दे रखा है 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल का मतलब 10⁻9 पास्कल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा दे रखा है 10⁻⁻5। इनिशियली वायर इज जस्ट टॉट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई टेंशन नहीं है। डेंसिटी दे रखा है रो, 8 ग्राम पर सीसी है, 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आएगा। एसआई में कन्वर्ट कर लिया। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। टचेज द वायर टू एग्जीक्यूट ऑसिलेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, सोर्स सेम है। टेम्परेचर इज स्लोली लोअर्ड, एट व्हाट टेम्परेचर विल रेजोनेंस अकर करस्पॉन्डिंग टू थर्ड ओवरटोन। दोनों एंड फिक्स हैं। तो फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक, और थर्ड ओवरटोन का मतलब फोर्थ हार्मोनिक। तो फंडामेंटल का 4 टाइम्स आना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगी बच्चे 4 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है V/12। V कितना होता है √T/μ। तो जो फ्रीक्वेंसी F है ये हो जाएगी बच्चे 4/12 √T/μ। T की वैल्यू पुट करना, अगर टेम्परेचर चेंज करते हो ये आएगा 4/12 √YA अल्फा चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। म्यू मास पर यूनिट लेंथ होगा, तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ बाई लेंथ। एल से एल गया, ए से ए गया, एफ हो जाएगा बच्चे, ये 4 है, नीचे 2 है, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे एल बचेगा √Y अल्फा डेल्टा थीटा बाई रो। फ्रीक्वेंसी मालूम है 200, वैल्यू पुट कर देना। फ्रीक्वेंसी आएगी बच्चे 200 इक्वल टू 2/L, ये हो जाएगा 2 बाई लेंथ, लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 0.25 √Y। Y है 2 इंटू 10⁻11, अल्फा है 10⁻⁻5। क्या आएगा बच्चे 2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा थीटा अपॉन रो। रो है 8 इंटू 10⁻3, 8 ग्राम पर सीसी है, तो केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 8 इंटू 10⁻3।
इसको सॉल्व कर लेना तो डेल्टा थीटा की वैल्यू आती है 2.5। ये भी कन्फर्म है, दोनों एंड जब फिक्स थे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या था कि टेंशन जीरो थी, टेम्परेचर कम करेंगे तो टाइट होगा, तो टेम्परेचर इतना कम करना होगा। और अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो इतना कम किया तो पहले कितना था चेक करो, पहले 20 डिग्री था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड सब्ट्रैक्ट कर देना तो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा बच्चे 20 - 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर होगा। जब समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर लोअर किया गया इसलिए माइनस किया है यार, ठीक ना। नेक्स्ट में दोनों एंड फिक्स हैं, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी नोड बनेगा, यहाँ भी नोड बनेगा। फंडामेंटल मोड की बात की गई है, मतलब एक लूप बनेगा, तो एक लूप की एनर्जी चाहिए। एक लूप की लेंथ होती है मेरे बच्चे λ/2, ये एल के बराबर होगा, तो लेमडा कितना आ गया 12। फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी एफ कितनी होती है 1/12 √T/μ, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। पूछा एनर्जी बताओ, एनर्जी क्या होती है एक लूप की, म्यू लेमडा A² ओमेगा², ओमेगा हो जाएगा 2πf, तो 2πf का होल स्क्वायर बाई 8, म्यू लेमडा A² ओमेगा² बाई 8। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, ये आ जाएगा म्यू बाई 8 को किनारे करो, 8 को किनारे कर दिया, लेमडा, लेमडा कितना है 12 इंटू 12 इंटू ए का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड गिवन है, इंटू 2π का स्क्वायर करेंगे तो 4π² इंटू एफ का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4L² आएगा, अंडर रूट हटाओ तो इंटू T/μ, बस इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। म्यू से म्यू गया, 4 से 4 गया, यहाँ पे 2 नीचे 8 तो नीचे 4 आएगा, यहाँ A² है, यहाँ π² है, यहाँ T है, A² π² T बाय नीचे 4, एल भी कहीं बच रहा होगा, ऊपर एल है नीचे एल का स्क्वायर है तो नीचे एल, यही आंसर है। A² π² T/4L, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, A² π² T/4L, ये आंसर है। ये था मेरे बच्चों ये वेव ऑन स्ट्रिंग का जो क्वेश्चन बैंक था, आई होप तुमने कर भी लिया होगा। और सोल्यूशन देखने के पहले एक बार खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करना, तभी फ़ायदा होगा। एक बार खुद से अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन ना बने, एक बार पूरा एक राउंड कंप्लीट अटेम्प्ट कर लो, जो क्वेश्चन बन गए ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बने उनको मार्क कर लिया, टाइम मिले तो दोबारा और अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद भी जो बाकी रह जाता है, जो क्वेश्चन नहीं बन पाते उनका सोल्यूशन देखना, तो एग्जैक्ट फ़ायदा होगा, ठीक है ना।